In this video, we will be covering the first chapter of political science for class 10th, that is power sharing. Last year class 9th में आपने देखा how power sharing is done between executive, legislature and judicial wings of the government and how it helps in smooth running of the democracy. अब इस वीडियो में हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे and we'll see how power sharing is done in different democracies of the world. इसके लिए हम दो कंट्रीज का एग्जांपल लेंगे. द फर्स्ट कंट्री इज बेल्जियम एंड सेकंड इज श्रीलंका एंड वील सी कि वहां पर पावर शेयरिंग का क्या हुआ एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे. बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू स्टेट कि आप मेरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें बिकॉज मैं बीच बीच में रेलिवेंट क्वेश्चन बताता रहूंगा जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उनको आंसर कैसे करना है ये भी बताता रहूंगा. इसके साथ साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर करूंगा क्लास 10th के अपने अपकमिंग वीडियोस में. Now let us start with the first country that is Belgium. बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है जो यूरोप में है एंड जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 1 करोड़ है. बेल्जियम अपना बॉर्डर चार कंट्रीज के साथ शेयर करता है. नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. अब क्योंकि चार कंट्रीज इसके बॉर्डर्स पे हैं तो उनमें जो लैंग्वेज बोली जाती है कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस बेल्जियम में भी आया और वही लैंग्वेज बोलने वाले लोग बेल्जियम में भी आ गए. अब बेल्जियम की डेमोग्राफी को समझने की कोशिश करते हैं. बेल्जियम तीन रीजन में डिवाइडेड था. पहली रीजन थी फ्लेमिश रीजन, सेकेंड रीजन थी वेलोनिया रीजन एंड थर्ड था उसका कैपिटल ब्रसेल्स. अब डेमोग्राफिक कंपोजिशन की बात करें तो फ्लेमिश रीजन में 59% पॉपुलेशन रहती थी एंड वो डच स्पीकिंग थी. 40% पॉपुलेशन वेलोनिया रीजन में रहती थी एंड वो फ्रेंच स्पीकिंग थी. 1% वर जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन. एंड बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में 80% फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन थी एंड 20% डच स्पीकिंग पॉपुलेशन थी. तो ब्रसेल्स में सिचुएशन कॉम्प्लेक्स थी एंड ऑपोजिट टू कंट्री थी. पूरी कंट्री में डच स्पीकिंग पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी लेकिन ब्रसेल जो कैपिटल था वहाँ पे उल्टा था, वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा मेजॉरिटी में थी. बोथ दीज कम्युनिटीज वर हैप्पी विद ईच अदर लेकिन 1950s एंड 1960s में यहाँ पर टेंशन शुरू हो गई एंड टेंशन का मेन रीज़न था मनी एंड पावर. यहाँ पर फ्रेंच कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी में थी वो ज़्यादा रिचर थी एज कम्पेयर टू द डच कम्युनिटी जो कि मेजॉरिटी में थी. इस वजह से डच मेजॉरिटी स्टार्टेड रिजेंटिंग द फ्रेंच कम्युनिटी एंड इस वजह से यहाँ पर टेंशन शुरू हो गई और ये सिचुएशन ज़्यादा वर्स थी ब्रसेल्स में जहाँ फ्रेंच मेजॉरिटी में थे एंड डच माइनॉरिटी में. इन सच सिचुएशंस चांसेस आर वेरी हाई कि कंट्री का पार्टीशन हो जाए बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे कंट्री का पार्टीशन हो जाए. बट बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ और उन्होंने रिकग्नाइज किया कि हाँ उनकी कंट्री में रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं. तो इन सबको अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने 1970 एंड 1993 के बीच में 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया ताकि एक ऐसी अरेंजमेंट बन पाए जिससे कि सारी कम्युनिटीज साथ में एक साथ एक कंट्री में रह सकें एंड दिस अरेंजमेंट वर्कड आउट. जो ये अरेंजमेंट थी वो बहुत डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज और बहुत इनोवेटिव थी. तो लेट अस डिस्कस सम पॉइंट्स कि इस अकोमोडेशन के मेन हाईलाइट्स क्या थे. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम एक सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे इलेक्ट होती है जिसमें डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की पार्टिसिपेशन इक्वल रहती है. ऑल्सो वहाँ पर कुछ ऐसे स्पेशल लॉज हैं जिनको अमेंड करने के लिए यू नीड द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच कम्युनिटी दैट इज फ्रेंच एंड डच. मतलब सपोज करो अगर 100 मिनिस्टर्स टोटल हैं, 50 उसमें डच हैं, 50 फ्रेंच है, तो इन लॉज को पास करने के लिए आपको एटलीस्ट 26 डच मिनिस्टर्स एंड 26 फ्रेंच मिनिस्टर का सपोर्ट चाहिए तभी ये लॉ पास हो सकता है वरना ये लॉ पास नहीं हो सकता. अकॉर्डिंग टू द सेकेंड अकोमोडेशन या फिर सेकेंड प्रोविजन दोनों रीजन्स वेलोनिया एंड फ्लेमिश में स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट होती हैं. नाउ दीज स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. दैट मीन्स कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं जैसे कि डिफेंस वगैरह जहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है बट बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन दोज रूल्स. सो दीज गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको इंडिया का तो जैसे इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि मोदी जी की है या बीजेपी की एंड डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं. तो बहुत सारे लॉज हैं जैसे कि आपका डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है. लेकिन बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक लॉज हैं जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती. सिमिलरली वहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंस दी गई है. According to the third accommodation, Brussels, that is the capital of Belgium, has a separate government where
दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पर फ्रेंच पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डच पॉपुलेशन. The French-speaking people accepted this representation in Brussels because Dutch community ने भी उनको equal representation दी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, despite the fact that Dutch population is in majority as compared to the French population in the country. The fourth accommodation was a third type of government called the community government. Basically, a community government was chosen by Dutch, French, and German communities, and each community has a different community government. This community government had power to make laws related to culture, language. So you might be finding the Belgium system very complicated. Yes, it is very complicated, but अभी तक इसने बहुत अच्छे से काम किया है, and it has avoided any kind of civil war or civil tension in the country, and the whole country has stayed united together. So this system is actually working very well for Belgium. अब एक प्रोबेबल क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये है कि डिस्क्राइब द नीड फॉर अकोमोडेशन एंड व्हाट वर द अकोमोडेशंस इन बेल्जियम. तो इसके लिए सबसे पहले वहाँ की आप डेमोग्राफी एक्सप्लेन करेंगे, कैसे वहाँ पे एक फ्लेमिश रीजन है जहाँ पे 59% डच हैं, 40% फ्रेंच है वेलोनिया रीजन में, एंड कैसे ब्रसल्स में 80-20 का रेशो है फ्रेंच एंड डच के बीच में. जब आप ये डेमोग्राफी एक्सप्लेन कर देंगे उसके बाद आप बताएंगे कि 1950s एंड 1960s के बीच में कैसे फ्रेंच वर बिट richer as compared to Dutch, and Dutch being in majority they started resenting and hating the French people. तो इससे सिचुएशन वहाँ पे थोड़ी वर्स होगी, एंड सिचुएशन जो थी वो ब्रसल्स में ज़्यादा वर्स थी क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच जो थे वो ज़्यादा मेजोरिटी में थे एज कम्पेयर टू डच. अब इस सिचुएशन में या तो उनका पार्टीशन हो सकता था या फिर उनको कोई और रास्ता निकालना था. तो जो वहाँ के मिनिस्टर्स थे एंड वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने वहाँ पे तरीका निकाला कि 1970 एंड 1993 के बीच में 4 बार अमेंडमेंट करके 4 अकोमोडेशन लाए, और वो अकोमोडेशन क्या थी फिर आपके पास वो बताएंगे. तो सबसे पहले अकोमोडेशन थी वहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी डच एंड फाइनेंस एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स के लिए. सेकेंडली वहाँ पर एक स्टेट गवर्नमेंट थी दोनों रीजन्स में जो कि सबॉर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड इट हैज़ इट्स ओन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज इन अ लॉट ऑफ मैटर्स एक्सेप्ट द मैटर जहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स बना सकती थी. थर्ड थी ब्रसल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई फ्रेंच एंड डच कम्युनिटी को, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पे फ्रेंच मेजॉरिटी में थे. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ओवरऑल कंट्री में डच इक्वल मेजॉरिटी में थे, बट स्टिल सेंट्रल गवर्नमेंट में डच एंड फ्रेंच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली थी. एंड फोर्थ आप बताएंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में, कैसे वहाँ पे 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट बनती हैं जो उन्हीं के लोग इलेक्ट करते हैं, एंड हाउ दे मेक रूल्स फॉर कल्चरल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज. Now let us come to our second country, that is Sri Lanka. Sri Lanka is basically a small island nation that is a few kilometers on the southern coast of Tamil Nadu. It has a population of around 2 crores. And like other nations in South Asian region, Sri Lanka has also a diverse population. तो आइए इसकी पहले पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं. जो मेजर ग्रुप्स हैं यहाँ पे वो हैं 74% आर सिंहाला स्पीकर्स एंड 18% आर दोज हु आर तमिल स्पीकर्स. Out of these 18% Tamil speakers, 13% are Sri Lankan Tamils and 5% are Indian Tamils. Apart from this, यहाँ पर 7% Christians भी हैं जो कि both Tamil भी हैं and Sinhala भी है. Now the Sinhala population is mainly concentrated towards the central part of the country, and जो श्रीलंका तमिल्स हैं वो mainly north and eastern part में हैं. अब जो सिंहाला पॉपुलेशन है वो बेसिकली बुद्धिस्ट है, while on the other hand जो तमिल्स हैं वो या तो हिंदूज हैं या फिर मुस्लिम्स हैं. श्रीलंका इमर्ज्ड एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. उसके बाद यहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, एंड सिंस यहाँ पे सिंहाला कम्युनिटी 74% मेजोरिटी में थी तो गवर्नमेंट भी सिंहाला कम्युनिटी की ही आई. आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजोरिटेरियन मेजर्स एस्टेब्लिश किए जिससे कि सिंहाला सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश हो. 1956 में एक एक्ट पास हुआ which recognized the Sinhala as the only official language and it disregarded Tamil. उसके बाद भी जो गवर्नमेंट्स आई उन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज यूज़ की
जिससे कि सिहाला एप्लीकेंट्स को यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस मिलती थी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ऐसे बहुत सारे लॉज पास किए जिसमें स्टेट वाज टू प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, जबकि तमिल जो थे वो हिंदूज एंड मुस्लिम्स थे, while Sinhalas were Buddhists. So this was also a sort of discrimination between Sinhalas and Tamil speaking people. अब जब ये सारे मेजर्स आना शुरू हुए तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनमें एक एलिनेशन की फील आना शुरू होगी, दैट वी आर बीइंग डिसरिगार्डेड एंड आर रिलीजन इज आल्सो बीइंग डिसरिगार्डेड बाय द सिहालास। उनको ये भी लगना शुरू हो गया कि जो भी गवर्नमेंट आएंगी दे विल ऑलवेज बी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द तमिल्स एंड देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। इस वजह से जो रिलेशन थी सिहालास एंड तमिल्स कम्युनिटी के बीच में वो दिन ब दिन खराब होती गई। श्रीलंका तमिल ने बहुत स्ट्रगल किया so that Tamil was recognized as an official language of the country and they could get equal opportunity in securing education and jobs, but हर बार उनकी डिमांड्स को डिनाई कर देते थे। By 1980, Tamil started asking for a separate state, Tamil Elam, in the northern and eastern part of Sri Lanka, but this was also not given. As a result, जो distrust था दोनों communities के बीच में, that turned into a conflict, and this conflict soon turned into a civil war, and this civil war started and claimed a lot of lives in both the communities, and it also led to a lot of economic loss for Sri Lanka. This civil war ended in 2009. Now, since we have seen these two examples, अब हम डिस्कस करेंगे why is power sharing desirable. So, इन दोनों एग्जाम्पल से अगर हम देखें, so firstly power sharing is good because वो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं एंड दैट्स व्हाई इट्स डिजायरेबल। तो आपने सिर्फ बेल्जियम में देखा, वहाँ पे डिफरेंट सोशल ग्रुप जो थे, फ्रेंच, डच एंड जर्मन्स, जब उनने हमने पावर शेयर कर ली तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा वो कम हो गया एंड द कंट्री स्टेड टुगेदर। वहीं जहाँ पे अब एग्जाम्पल श्रीलंका का देखें तो वहाँ पे बड़ा इजी था कि जो मेजॉरिटी थी उसने वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई और शॉर्ट रन में ये अच्छा ऑप्शन था, बट इन द लॉन्ग रन हुआ ये कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उसने रिजेंट करना शुरू कर दिया और वहाँ पे एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये जो सिचुएशन थी जहाँ मेजॉरिटी के पास पावर है उससे कहीं ना कहीं माइनॉरिटी का ऑपरेशन हुआ। सो इस टाइप की पावर शेयरिंग को जो बेल्जियम में हुई उसे बोलते हैं प्रूडेंशियल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज आपकी बुक में प्रूडेंशियल वर्ड हाईलाइट किया गया है। प्रूडेंशियल का बेसिक मीनिंग होता है टेकिंग सच डिसीजंस विच टेक केयर ऑफ आर फ्यूचर। तो आप कोई भी ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिससे कि आपका फ्यूचर बेटर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंशियल। तो बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग हुई दैट इज प्रूडेंशियल एडवांटेज ऑफ पावर शेयरिंग। एंड आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ये एग्जाम में तो आप लिखेंगे प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस एंड स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कम्युनिटीज। एंड उसके बाद आप बेल्जियम का एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे एंड साथ के साथ आप श्रीलंका का एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे वहाँ पे प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग फॉलो नहीं हुई इसलिए वहाँ सिविल वॉर हुआ। सो प्रूडेंशियल डिजायरेबल आउटकम हमने डिस्कस कर लिया। अब जो सेकंड डिजायरेबल आउटकम है इसका पावर शेयरिंग का वो है मॉरल। बेसिकली इसमें हम अपनी कंट्री एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग रूल हो रहे हैं वो खुद ही अपने आप अपना गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं और उन्हीं का लोगों में से गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो उनको रूल कर रहे हैं। सो इस केस में जिन लोगों पे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, जो उससे इफेक्ट हो रहे हैं, वो एक्चुअली उसमें कंसल्ट भी हो रहे हैं और उसका पार्ट भी है। सो दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसलिए सेकेंड जो डिजायरेबल आउटकम जो मॉरल है वो है पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी इज वेरी वैल्यूएबल फॉर अ स्मूथ रनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। सो इन शॉर्ट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द टू डिजायरेबल आउटकम्स ऑफ पावर शेयरिंग, पहला आप बोलेंगे प्रूडेंशियल दैट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, एंड सेकंड आप बोलोगे द सेकंड आउटकम इज मॉरल दैट इज डेमोक्रेसी में पीपल गेट अ second is moral that is people have a right to be consulting on how they are to be governed. So these two outcomes आप बताएंगे और उनको आप एक्सप्लेन करेंगे। Now let us discuss the power sharing in democracy. So basically in democracy power sharing is of four types. First is power sharing amongst the different organs of the government. Second is power sharing amongst the government at different levels. Third is power sharing amongst the different social groups.
And fourth is power sharing arrangements in a way political parties, pressure groups, and movements control or influence those in power. The first type of power sharing is power sharing among different wings of the government. इस टाइप की पावर शेयरिंग में बेसिकली जैसे आपको पता है इंडिया में 3 विंग्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड तीनों के तीनों विंग्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब सिंस ये तीनों एक ही लेवल पे आते हैं एंड इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। यहाँ पे किसी भी एक विंग के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है एंड वन ऑफ द विंग्स कैन कीप अ चेक ऑन द अदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जजेस जो हैं वो एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट करता है, बट जो जजेस हैं दे कैन कीप अ चेक ऑन द लॉज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। सिमिलरली जो लेजिस्लेचर है दैट इज हमारा पार्लियामेंट जो लॉज बनाता है दैट इज आंसरेबल टू द जजेस, दैट इज जुडिशियल ब्रांच। तो इस तरह से एक दूसरे को पे चेक रखते हैं। Therefore, this system is also called system of checks and balances. Now coming to the second type of power sharing, that is power sharing amongst government at different levels. अगर आप एग्जाम्पल लें इंडिया का, इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि मोदी जी की है, उसके नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट्स। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फेडरल सिस्टम। तो जब पावर शेयरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट में होती है, दैट इज पहले ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, तो एक वर्टिकल सिस्टम बनता है, इसलिए इसको एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या वर्टिकल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं। एंड ये डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज में डिफरेंट टाइप से चलता है। इंडिया में इसका जो गवर्नमेंट है हमारी नीचे वाली प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। किसी और कंट्री में उसका कुछ और नाम हो सकता है। इसकी और एक्सटेंशन भी हो सकती है फर्दर, जैसे इंडिया में इसके नीचे म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत आती हैं, तो ये लेवल्स और नीचे तक जा सकते हैं। बेल्जियम में भी ऐसा सिस्टम था जहाँ पे पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसके नीचे दोनों रीजन्स के सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट्स थी। श्रीलंका में ऐसा सिस्टम नहीं था, वहाँ पे सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी। कमिंग टू द नेक्स्ट पावर शेयरिंग, दैट इज पावर शेयरिंग अमंग्स वेरियस सोशल ग्रुप्स। अब जैसे बेल्जियम के केस में आपने देखा था, उन्होंने 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बना दी थी। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट्स थी वो लॉज रिलेटेड टू देयर ओन कल्चर एक्सेट्रा एंड लैंग्वेज एक्सेट्रा बनाते थे। तो कहीं ना कहीं हर टाइप ऑफ कम्युनिटी को एक पावर में एक शेयरिंग मिल गई। तो दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड पावर शेयरिंग अमंग्स वेरियस सोशल ग्रुप्स। अब ये जो पावर शेयरिंग है, इसका फायदा ये होता है कि इसके थ्रू आप प्रोविजन रख सकते हैं फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एंड माइनॉरिटीज। जैसे इंडिया में अपने बहुत सारी सीट्स रिजर्व कर रखी होती हैं विमेन के लिए, सो दैट विमेन गेट अ फेयर शेयर ऑफ पावर। सो इससे फायदा ये होता है कि आपकी जो माइनॉरिटीज हैं वो भी खुश रहते हैं, उनमें रिजेंटमेंट नहीं आती, तो ये कॉन्फ्लिक्ट कम करता है। तो इस टाइप को पावर शेयरिंग को बोलते हैं पावर शेयरिंग अमंग्स वेरियस सोशल ग्रुप्स। द लास्ट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज पावर शेयरिंग अमंग्स पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया। इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अभी के लिए हम सिर्फ 2 पार्टीज का एग्जांपल ले रहे हैं, बीजेपी एंड कांग्रेस। तो लोग जब वोट डालते हैं तो कभी बीजेपी गवर्नमेंट बनती है तो कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज आपस में पावर शेयर करती है फॉर डिफरेंट टर्म्स। एक टर्म में दोनों पावर शेयर नहीं कर रही, बट अब सपोज करो किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, इन दैट केस 2 या 3 पार्टी साथ में आकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है एंड पावर शेयर करती हैं ड्यूरिंग द सेम टर्म। अब क्योंकि ये पावर शेयरिंग ड्यूरिंग द सेम टर्म हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट पावर शेयरिंग, क्योंकि दोनों एक ही टर्म में पावर शेयर कर रही है। सो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी शेयर पावर। नाउ कमिंग टू द अदर ग्रुप्स लाइक ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फार्मर्स, तो ये लोग भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू कमिटीज या फिर बाय इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस टाइप का पावर शेयरिंग को बोलते हैं पावर शेयरिंग amongst political parties, pressure groups and movements. So this was all about power sharing. We will be covering the whole syllabus of class 10th in our upcoming videos. So do subscribe to my channel to get notified whenever a new video is uploaded. Apart from that, if you have any feedback or request, do post a comment in my comment section. Thank you.